घटना कहाँ हुई? पटना में हुआ है या जहानाबाद में? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा फिर जो तथ्य है उससे अवगत करा दिया गया आप लोग को। इसके दबंग बिहार पुलिस की ये तस्वीर शायद आप पहले नहीं देख पाते, क्योंकि अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैमरे बंद हो जाते हैं। लेकिन पत्रकारों ने सोचा कि इस बार बिहार पुलिस को उनकी औकात दिखानी जरूरी है, क्योंकि ये वही अफसर हैं जो बार बार मीडिया के सामने आकर कहते थे कि मीडिया वालों को सोच समझकर दिखाना चाहिए। मतलब ये कि पत्रकार पहले बिहार पुलिस के अफसर से पूछेंगे कि सर हमें टीवी पर या यूट्यूब पर या अपने अखबारों में क्या छापना है, आप बताइए माई बाप, उसके बाद ही हम दिखाएंगे। अब वही अफसर जब पत्रकार सवाल पर सवाल दाग रहे हैं तो दबंग बिहार पुलिस जो अपने आप को दिखाने की जो कोशिश होती है, उसके सारे अफसर रूम से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस सारी चीजों को डिकोड करेंगे और बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें जो पुलिस के जो सबसे बड़े अफसर हैं वो उनसे भागते हुए नजर आते हैं, और किस कदर छीछा लेदर करने में बिहार पुलिस ने तमाम राज्यों की पुलिस को पछाड़ते हुए अव्वल नंबर का काम किया इस केस में, कि किस तरीके से एक रेप केस को, एक मर्डर केस को एक आम केस बनाने में पूरा का पूरा जो बिहार पुलिस डिपार्टमेंट था वो लगा हुआ था, उसे जोर का धक्का लगता है। अब ये पूरा मामला जब सीबीआई के पास पहुंचा है तो हमारे हाथ में भी बिहार पुलिस को छीछा लेदर करने वाली जो कहानी जो सामने आई है, उसमें नर्स की एक कहानी सामने आई है। अस्पताल की नर्स बता रही है, एक तरीके से ऑन कैमरा बता रही है कि किस तरीके से जब बेटिया अस्पताल में आई थी तो उसका अबॉर्शन को लेकर पूरे अस्पताल में एक तरीके से चर्चा चल रही थी। हर कोई यह कह रहा था इस लड़की के साथ रेप हुआ है, लेकिन अगले ही रोज जब रिपोर्ट सामने आती है तो पूरी की पूरी कहानी पलट दी जाती है। जो नर्स है वो आम है, लेकिन वो बताने से झिझक नहीं रही कि उसके साथी और जो बड़े डॉक्टर थे किस कदर इस पूरे खेल में सम्मिलित थे, और इस केस का मटियामेट करने में सफेद कोट वाले यानी कि डॉक्टर्स और खाकी वर्दी वालों ने दोनों ने हाथ मिलाकर इस केस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। पहले सुनिए नर्स ऑन कैमरा क्या क्या चीजें बता रही हैं। गलत रिपोर्ट था। अब ये सब से तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि हमसे कितनों है तो सीनियर है आप, ये सब में रह चुके हैं। और फिर क्या ये बोला जा रहा था कि लड़की पीरियड्स, तो पीरियड्स में भी तो वो लड़की नहीं थी, क्लीन विलीन हुआ था उसको, तो फिर ये ब्लड वगैरह नहीं थी आ रहा था। लड़की पीरियड्स नहीं थी, लड़की पीरियड्स में, हाँ लड़की पीरियड्स में नहीं थी। जो सर हम जानते हैं वो हम सच्चाई आपको बता रहे हैं। अब बाकी तो सर अब जांच की विषय है। मतलब लड़की पीरियड्स में नहीं थी? नहीं, लड़की में नहीं थी। लड़की को उस समय ब्लडिंग जैसा था तो हम लोग क्या सब कोई ड्यूटी डॉक्टर भी थे उस समय ये सर नहीं थे, ये क्या बोलते हैं नाम इनका क्या है, जो सर नहीं थे, जो सीनियर सर हैं हमारे, वो सर नहीं थे, ड्यूटी डॉक्टर लोग थे हमारे, हम लोग के नर्सिंग स्टाफ थे, हम लोग थे। तो उस समय में नहीं थी, क्योंकि जब उसका क्लीन हुआ तो सब कोई बोला कि जो पीरियड्स में नहीं है। अगर पीरियड्स में रहा तो सर ब्लीडिंग तो नहीं रुकता। फिर क्लीन करने के बाद में सब कुछ ठीक हो गया। मॉर्निंग केयर भी हम ही लोग कर रहे थे सर वहाँ पे। हाँ, अब देखिए परिवार को बता दिया गया तो परिवार तो उसको मतलब कि ओपन करके कोई देख नहीं रहा है। हाँ, फिर गायनकोलॉजी कोई डॉक्टर आई थी, लेडीज, नाम नहीं जानते हैं सर, ठीक है, तो उसी के द्वारा फिर बताया गया था, शायद पता नहीं कि अबॉर्शन करवाई है कि अबॉर्शन के टैबलेट खाई है, यही सब कुछ बताया गया है। क्या बताया गया था? बताया गया था मेरे सामने नहीं सर, मतलब कि हम ये सुन ही रहे हैं, जिसपे हम बोले कि पीरियड्स में नहीं थी वो लड़की। वो तो हो गया, वो तो आप देखते नहीं थे। हाँ, ये बनाया गया है ये सब कि पीरियड्स में थी। वही उसका झाग की तरह आ रहा था, क्लीन हो गया था, तब सब कुछ
उनका ब्लडिंग भी था। प्राइवेट स्पॉट में झाग क्यों आता है? जैसे कि वैसा, जैसे कि थोड़ा स्पर्म के जैसा सर। स्पर्म की तरह? हाँ, स्पर्म के जैसा आ रहा था। उसी समय हम लोग क्लियर हो गए थे। सब कोई बोल रहा था कि लड़के के साथ बहुत गलत हुआ है। सब कोई उस समय बोल रहा था। तो जब सबको बोल रहा था कि लड़की के साथ गलत हुआ है, हाँ, तो फिर वहाँ उसके बाद भी पुलिस और सभी ये लोग क्यों बोली कि बलात्कार नहीं हुआ? वो गायनिकोलॉजिस्ट क्यों बोली कि बलात्कार नहीं हुआ है? पता नहीं सर, फिर तो छुपाया गया। फिर लास्ट तक तो हम ड्यूटी डॉक्टर से यही सुने हैं सर कि कुछ हुआ है, चाहे तो कोई कुछ भी बोले, मगर लड़की के साथ गलत हुआ है। तो सुना आपने किस तरीके से प्रभात हॉस्पिटल की नर्स साफ तौर पे पप्पू यादव को एक एक चीज़ उस रात की बता रही है। वो कैसे बता रही है कि जब वहाँ पर उस लड़की को लाया जाता है और इसके बाद जब डॉक्टर्स गायना वहाँ पर पहुँचती हैं, वो उसे देखती हैं, तो पहली नज़र में उनके मुंह से निकल जाता है कि क्या इसे अबॉर्शन की दवाई दी है। साफ तौर पे वो जो नर्स है उसने एक एक डिटेल बताई है और ये तक कह दिया है कि जब उस लड़की को देखा गया, जब उसकी अवस्था को देखा गया, तो पता लग रहा था कि शायद स्पर्म जैसा कुछ है उसके कपड़ों पर या उसके प्राइवेट पार्ट पर। यहाँ तक कि उसने इस बात से इनकार किया, क्योंकि पहले जो पुलिस थी उन्होंने कहा था और डॉक्टर्स ने भी कहा था कि हो सकता है लड़की पीरियड्स में हो, लेकिन जो आपने ऑडियो सुना जिसमें आपने बातचीत सुनी होगी, वो कह रही है कि वो देखकर पता लग रहा था कि उसके साथ बहुत गंदा हुआ है। डॉक्टर्स ने भी कई दिन तक ये कहा कि उस बच्ची के साथ बहुत गलत किया गया है, शायद उसके साथ कुछ ऐसा किया जा रहा था जिसकी वजह से उसे दवाई दी गई। और इस तरह से पूरी कहानी जो है उस नर्स ने सामने रखी और ये भी बताया कि झाग जैसी कुछ चीज़ वहाँ पर दिखाई दे रही थी। और उस नर्स ने ये भी कह दिया कि मुझे नहीं समझ में आ रहा सर कि आखिरकार अंत में आते आते सभी लोग पलट कैसे गए, क्योंकि 2-3 दिन तक जब तक बच्ची वहाँ पर थी और ज़िंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, भले वो कुछ रिएक्ट ना कर रही हो, लेकिन तब तक जितने डॉक्टर थे सब ये कहते बहुत गलत हुआ है। लेकिन जैसे वो मरती है और पूरी कहानी पलट जाती है, रेप की कहानी को बदल दिया जाता है, तो एक तरह से नर्स ने ये सारी चीज़ें साफ कर दी हैं। अब यहाँ पर नर्स ने जो चीज़ें कही वो आपने सुनी, लेकिन जो बिहार पुलिस है शुरुआत में जिस तरह से वो आते हैं और बिल्कुल जैसे उन्होंने केस देखा और अपनी तरफ से फैसला सुना दिया और आकर बोल दिया कि ओवरडोज हो गया है गोलियों का, इस वजह से उसकी मौत हो गई, रेप जैसा कुछ है नहीं, बलात्कार तो हुआ नहीं है। लेकिन जब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई बिहार पुलिस, जब इतने दिनों बाद जब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, तब उन्होंने जो पॉइंटर्स बनाए, जो सारी कहानी बनाई, तो जिन जिन बातों से वो पहले मुकर रहे थे, हालांकि अब उन्होंने मान लिया कि जो लड़की है उसके साथ रेप हुआ है, बलात्कार की बातों से इनकार नहीं किया गया। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पुलिस ने कुछ थ्योरीज मीडिया के सामने रखी, वो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस केस को छोड़ देंगे तो ये लोगों के दिमाग से निकल जाएगा और किसी को भी याद नहीं रहेगा कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। जिस तरह से बिहार पुलिस की टीम, आप यूँ समझ लीजिए, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या सच में वो नहीं कर पा रहे इन्वेस्टिगेशन, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि केस को शुरू कहाँ से करें, अंत कहाँ पर करें, तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल इस केस में जब टीम जो है पुलिस की जहानाबाद गई और उस लड़की के हॉस्टल में गई, तो जैसे शुरुआत में बताया था कि एक डायरी मिली थी, कुछ चैट्स मिले थे और वो सारी चीज़ें मिली थी। तो वो डायरी में जो पुलिस है उनके द्वारा कहा गया कि लड़की ने लिखा था आई एम अलोन, यानी कि लड़की बार बार बताना चाह रही थी कि वो अकेली है। इसके अलावा लड़की की जितनी भी मनोदशा देखी गई तो पुलिस की टीम के द्वारा, ये पुलिस का कहना है कि लड़की कुछ परेशान दिख रही थी। लड़की अपनी सहेलियों के बारे में तो अच्छी बात कर रही थी, अपने दोस्तों के बारे में तो अच्छी बातें लिखती थी, लेकिन अपने परिवार के बारे में हमेशा गंदी गंदी बातें लिखती थी, बहुत नेगेटिव थी और वो देखकर लगता है कि वो अपने परिवार से किसी बात पे नाराज़ है। अब साफ तौर पे हम हर एक चीज़ को डिकोड करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पुलिस ने एक पॉइंट उठाया, बोला कि देखिए जितनी हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें हमें समझ में आया कि जो लड़की थी वो बहुत अकेली थी। उसने साफ तौर पे अपनी डायरी में लिखा था, ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं सारे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाकायदा उसकी डायरी में लिखे हुए वर्ड्स हैं जो पुलिस के द्वारा बताए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई एम अलोन और मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। इसके अलावा जो पुलिस है उन्होंने बोला कि देखिए हमें हर चीज़ समझ में आती है, हमें समझ में आता है कि कोई लड़की है, अगर वो परिवार से फ्रस्ट्रेट है, उसने 1-2 बार कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी, लेकिन पुलिस का कहना है कि डायरी में हर पन्ने पर उसने अपने परिवार के लिए नेगेटिव चीज़ें लिखी हैं और अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा सही चीज़ें लिखी हैं। तो ऐसे में परिवार पर शक जाता है। पुलिस ने बोला कि परिवार पर शक जाता है, शायद उन लोगों की भी इस मामले में कोई गलती है। अब अगली थ्योरी जो बिहार पुलिस बनाकर लाई है वो ये कह रही हैं, जो हमने आपको शुरुआत में एक बार बताई थी, पुलिस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पर हमने आपको पहले शुरुआत में बताया था कि पुलिस जो है वो लड़की के भाई पर शक जता रही है। कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा है कि इस पूरे मामले में
या लड़की के साथ कुछ गलत करने में या कोई भी चीज़ जो हुई है, सारी घटनाक्रम हुआ, उसमें उसके भाई का हाथ है। अब पुलिस ने जो दूसरी थ्योरी बनाई, जो SIT ने, उन्होंने बताया कि देखिए इस डायरी के अंदर हमें, जब हमने पढ़ा, हमने उसको समझने की कोशिश की, तो हमें दिखा कि लड़की ने अपने भाई के प्रति काफ़ी अपशब्द लिखे हैं और वो अपशब्द काफ़ी पारिवारिक विवाद लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके भाई को ज़्यादा माना जाता है, उसके साथ कुछ गलत करते हैं और इस वजह से वो पारिवारिक विवाद जैसा पहली नज़र में फील हो रहा है। अब पुलिस ने कहा कि जब हमने जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा था कि उसका भाई जो था, जब लड़की घर गई थी तो वहाँ से चला गया था और जब लड़की वापस हॉस्टल आ जाती है तो वापस अपने घर आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पुलिस ने मीडिया के सामने रखी और कहा कि देखिए हमें ये समझ नहीं आ रहा कि लड़की अपने भाई से किस बात को लेकर नाराज़ थी। पारिवारिक विवाद समझ में आ रहा है, लेकिन वो विवाद अगर हम परिवार से पूछ रहे हैं तो वो हमें कुछ बता नहीं रहे और इसीलिए हम इस केस को नहीं सुलझा पा रहे हैं। पुलिस ने बोला कि लड़की इमोशनली टूटी हुई थी, इमोशनली पूरी तरीके से मजबूर लग रही थी और इसीलिए हमें लगा कि शायद उसने ये गोलियां और इस तरह से कोई चीज़ें का सेवन किया है, हालांकि जब रिपोर्ट्स वगैरह आई तो उसमें ऐसी चीज़ें मिली भी। अब एक और सवाल है, जो थ्योरी है जो पुलिस ने उठाई। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, इसको समझने के बाद आपको यही लगेगा कि जो पुलिस है वो कुल मिलाकर परिवार को ही दोषी ठहरा रहा है। यूँ समझिए परिवार के इर्द गिर्द ही उनकी जांच घूम रही है। लड़की थी हॉस्टल में और वो जांच कर रहे हैं परिवार के खिलाफ। हो भी सकता है, जांच करनी भी चाहिए, हर एंगल में करनी चाहिए, लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉस्टल को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। अब पुलिस ने बोला कि देखिए जब ये मामला हुआ या जब बच्ची की मौत का टाइम आ रहा है या जो भी चीज़ें सामने आ रही है उसके हिसाब से पता लग रहा है कि लड़की ने 25 दिसंबर की रात को अपने पिता को कॉल किया था 3 बार और कॉल नहीं उठा था। काफ़ी रात, 25 और 26 की जो दरमियानी रात होती है, कॉल किया था लेकिन कॉल नहीं उठ रहा था। और इसके बाद उस लड़की ने सुबह भी एक कॉल किया, तब भी कॉल नहीं उठा। तो वो इस टॉपिक पे सोचिए, बच्ची के साथ 5 जनवरी को ऐसा कोई केस होता है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है कि 25-26 को उसने बीच में रात में अपने पिता को 3 बार कॉल किया, पिता ने नहीं उठाया। सुबह उसने कॉल किया, कोई कॉल नहीं उठाया। और इसके बाद पुलिस का सवाल है कि देखिए लड़की अगर 1 बजे से 4 बजे के बीच में, हालांकि ये वाजिब सवाल लग रहा है कि अगर मिडनाइट कोई लड़की अपने पिता को 4 बार कॉल कर रही है और अगली रोज़ फिर से कर रही है और पिता वहाँ से कॉल बैक नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क तो खड़ा करता है परिवार की चीज़ पर कि एक बच्चा आपका बाहर है और आपको लगातार कॉल कर रहा है, आपने कॉल बैक नहीं किया। लेकिन जब इस मामले में पूछा गया, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया, तो पुलिस ने बोला कि ऐसा कोई जवाब हमें नहीं मिला जिसके आधार पर हम शक जताएं। लेकिन उस चीज़ से हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि बच्ची किसी बेचैनी में थी, वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और शायद वो अपने परिवार से उस बात को बताना चाहती थी। तो यहाँ पर पुलिस से सवाल है कि क्या वो उस बात का पता लगा पाए, क्या वो उस कॉल के पीछे का मकसद जान पाए कि आखिर 25-26 की रात में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से लड़की इतनी मानसिक पीड़ा में गई या इतनी ज़्यादा वो परेशान हुई जिसकी वजह से उसको आधी रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में अपने पिता को कॉल करना पड़ा, वो भी लगातार 4 बार। अब अगली चीज़ ये आती है, पुलिस ने बोला कि देखिए चौथी जो हम बात आपको बता रहे हैं उसमें हमें ये लगता है कि एक हमें SIT स्कॉर्पियो के बारे में पता लगा, जिसके बारे में हमने पूछताछ की, पड़ताल की, तो पता लगा कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए घर लाना था और इसीलिए 27 को फैमिली जाती है और अपनी बेटी को घर लेके स्कॉर्पियो से आ जाती है। तो ये उन्हें जांच में पता लगता है। लेकिन जब पुलिस जो है एक सवाल उठाती है और कहती है कि देखिए हमने जब परिवार से पूछा कि आपकी बेटी को क्या बीमारी हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या आपने उसे कोई दवाई दी, वो दवा कौन सी थी, इस बारे में जब हम पूछताछ कर रहे हैं तो कुछ खासा जानकारी नहीं लग रही है। कहीं से भी नहीं लग रहा कि लड़की किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रही थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही। लेकिन हाँ, वो कुछ दिमागी तौर से परेशान ज़रूर लग रही थी। इसके अलावा अब 5वीं जो थ्योरी पुलिस की है, जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल पैदा ज़रूर करती है। लेकिन इसमें भी वही खामियां है कि पुलिस ने सवाल तो खड़े कर दिए। सवाल खड़े करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है अगर आपने वो सवाल पैदा किए हैं तो उनका जवाब भी आप ही ढूंढ कर देंगे। पुलिस ने बोला कि देखिए जब मामला दर्ज होता है और छात्रा के बारे में पता लगाया जाता है और उनके फ़ोन कॉल के बारे में पूछा जाता है तो पता लगता है कि जो माँ और भाई थे उनके मोबाइल फ़ोन टूटे हुए हमें मिले जहानाबाद में। तो एक ही टाइम पर घर के 2 फ़ोन कैसे टूट सकते हैं? ऐसा क्या हुआ, किस वजह से हुआ? किसी ने फेंका, किसी ने जानबूझ के तोड़ा, क्या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें छुपी थी जिस वजह से टूटा वो फ़ोन तोड़ा गया? तो इस तरह से पुलिस कह रही है कि ये भी एक एविडेंस है और हमें ये भी जांच पड़ताल करनी है कि आखिर किस वजह से उस फ़ोन को तोड़ा गया। लेकिन यहाँ मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि पुलिस ने भले 5 सवाल रख दिए, मीडिया के सामने आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं आज हम पटना स्टूडेंट जो नीट की स्टूडेंट थी उसके बारे में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर देंगे, कहानी बताते हैं, कहानी गढ़ देते हैं, लेकिन कई सारे सवाल उठा देते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब पुलिस के पास अब भी नहीं है। जो पुलिस शुरुआत में मुकर रही थी, वो बोल रही थी कि कोई भी रेप नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ लड़की के साथ, लेकिन जब फॉरेंसिक की टीम
एनालाइज करती है, सारी चीज़ें मिलाती है और जब उन्हें कपड़ों पर पहली बार स्पर्म मिलता है तब पुलिस की हवाइयाँ उड़ती हैं। जो अधिकारी सामने आकर सीना ठोक कर बोल रहे थे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन सही है, कुछ हुआ नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन पर ही क्वेश्चन उठ जाता है, दाग लग जाता है और पूछा जाता है साहब अगर रेप नहीं हुआ था तो वहाँ पर वो स्पर्म कैसे मिले। और यहाँ तक कि जो नर्स ने बताया कि झाग जैसा कुछ दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि लड़की को एबॉर्शन की गोली दी गई या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से जो पूरी चीज़ें हैं वो छुपाई जा रही है। क्योंकि हमने आपको शुरुआत में जो एक सीसीटीवी दिखाने की भी कोशिश की थी, जब लड़की को ले जाया जा रहा था 3:50 के आसपास का टाइम था, 4 बजे लड़की को ले जाया गया, लेकिन पुलिस ने जो अपनी पूरी कहानी गढ़ी, जो थाना इंचार्ज रोशनी मैडम थी, जब उन्होंने पूरी कहानी बनाई तो उन्होंने 2 बजे का वक्त मेंशन कर दिया और उसी के आधार पर पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी बैठ गई। अब एक बार आप सुनिए किस तरीके से वो पुलिस वाले नजरें नीची करके बता रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी निगाहें नीची हैं, वो अपना चीज़ें पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे एक कपड़े पर लड़की के स्पर्म मिला। आप सोचिए, उसमें वो साफ तौर पे मान रहे हैं कि हाँ, बलात्कार तो उस लड़की के साथ किया गया था। जांच के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए पीड़िता के वस्त्रों में से एक अंतवस्त्र में से वीर्य होने का प्रमाण मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से एफएसएल के द्वारा डीएनए सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। बिहार पुलिस के सारे अफसरों को सल्यूट है। अब क्यों सल्यूट है? क्योंकि अब जो मैडम जो चीजें बता रही हैं वो तो हम पहले दिन से बता रहे हैं। या तो जो बिहार में काम करने वाले जो पत्रकार हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो बिहार पुलिस से कम 10-15 कदम नहीं 100 कदम आगे की सोच रहे हैं। अब सोचिए कि बिहार पुलिस के अफसर कहते हैं कि फोन टूटा हुआ मिला तो हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं परिवार पर। अरे मूर्खों, अगर आपके पास फोन टूटा हुआ मिलता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप उस फोन का सारा डाटा बड़े इजीली रिकवर कर पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या चीजें थी क्या नहीं थी। वीडियो निकालना, उसकी मेमोरीज को निकालना, फोन रिकॉर्ड निकालना कौन सा बड़ा तीर मारना होता है? फोन टूट जाने से क्या डाटा खत्म हो जाता है? ऐसी कौन सी जमाने में रह रही है बिहार पुलिस और कौन सी जो तफ्तीश कर रही है। सल्यूट है ऐसे पुलिस को कि बाबा आदम के जमाने में ऐसा लग रहा है 16वीं शताब्दी में रह रहे हैं, किसी शताब्दी में नहीं है कि बिहार पुलिस कहती कि फोन टूट जा रही है, हमें तो शक है। अरे शक है तो ठोस सबूत लेके आइए। ऐसे में जब परिवार से पूछा गया कि पुलिस वालों ने तो आप पर सवाल दागे हैं, वही पुलिस जो एक तरीके से उन्हें जवाब देना था, वो खुद कैमरे के सामने खड़े होकर एक तरीके से सवाल पर सवाल दाग रही है। क्या जवाब मांगे? जब लोग उनके पास जवाब मांगने जाते हैं, वही लोग अगर सवाल पूछने लगे तो एक तरीके से सवालिया निशान लग जाता है उनकी पूरी कार्रवाई पर। अभी पूरा मामला उनके हाथ से छीन कर सीबीआई को दे दिया गया है। अब यहां पे जो अफसर बैठकर, जो आपको ऑन कैमरा जितने भी अफसर दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ सफाई दे रहे हैं। सफाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी जो बॉस या कहें डीजीपी विनय कुमार हैं, वो एक मां को बुलाते हैं घर पर, कहते हैं कि देखो कोई रेप नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी की ही गलती थी। अब वो मां बाहर आकर जब डीजीपी की पोल खोलती हैं तो डीजीपी फौज लगा देते हैं। अपने नीचे जितने भी उनके चेले चपाटे थे उनको बैठाते हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। अब वही डीजीपी जो 1 या 2 दिन पहले कह रहे थे कोई रेप मर्डर नहीं हुआ, उनके अफसर जो उनके नीचे काम करते हैं, उनके नाक के नीचे जो काम करते हैं, वो आकर ये कहते हैं कि देखिए हमें तो लग रहा है कि अब तो रेप हुआ है, स्पर्म मिला है। और यही जो अफसर कुछ दिनों पहले कह रहे थे नहीं रेप नहीं हुआ, फालतू बातें, हम तो यहाँ पे मेडिकल जांच करवाएंगे। एक डॉक्टर से पूछा, दूसरे डॉक्टर से पूछा, तीसरे से पूछ लिया। जब उनको लगा कि मीडिया का दबाव तो बिल्कुल कम नहीं हो रहा और इसलिए उनकी जब हालत खराब हुई तो फौज को बैठा दिया गया कि देखो अपने टॉप बॉस को अगर तुम्हें बचाना है तो झूठ मूठ की कहानी जो तुम्हें लगे वो बता दो और एक तरीके से मेरी जान बचाओ। क्योंकि डीजीपी साहब का जो पूरा जो खेल था उसमें ये जो अफसर बैठ के सिर्फ मोहरे की तरह काम कर रहे थे। अब ध्यान से सुनिए, एसआईटी की तरफ से जो ये जो अफसर बैठ के जो ज्ञान दे रहे थे कैमरे के सामने, वो ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए उसमें तो गालियां लिखी गई हैं बेटी के द्वारा। अब मान लीजिए पर्सनल डायरी में वो कोई छोटी बच्ची नहीं है 10, 11, 12 साल की, वो बाहर पढ़ने जा रही है, उसने अपनी पर्सनल डायरी पर अपनी पर्सनल बातें लिखी हैं। गाली लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, आप जांच पड़ताल इसको ये ब्लेम कर रहे हैं। और एक लड़की जो इस दुनिया में नहीं है, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो गाली लिख रही है। ये बिहार पुलिस का तरीका है। ये किसी जो लड़की इस दुनिया में नहीं है उसे बदनाम करने की जो कोशिश है। अगर आपके पास ये सारी चीजें कोर्ट में जाके बताते, कैमरे के सामने आकर अपनी छवि साफ करने के लिए दूसरों की छवि खराब कर दो। यह है बिहार पुलिस का काम करने का तरीका। दूसरा जो सबसे खास तौर पर जो कहा गया कि फोन टूटा गया टेक्नोलॉजी के जमाने, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था, तो बिहार पुलिस ने
क्या ऐसा सर्विलांस किया, कौन सा ऐसा टेक की मदद लेकर फोन का ऐसा डाटा निकाला जो एक अहम सबूत माना जा सकता था। कह देना कि फोन टूट गया, उसमें तो कुछ बड़ा हो सकता था। अरे हो सकता था, तभी तो आपके कदमों में आकर परिवार झुका कि बताइए माई बाप, कुछ सॉल्व करके दीजिए इस केस को। आप तो उन्हीं पर सवाल उठा दे रहे हैं और ना कोई जवाब ठीक से दे पा रहे हैं। दूसरी चीज कि जितनी भी बातें कही गई हैं कि भैया जो भी उनके साथ दिक्कतें थी, किसी भी चीज की ठोस सबूत के साथ वो सामने बैठ ही नहीं पा रहे हैं। अब यहां पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछना चाहा कि सर बताइए इस केस में क्या हुआ, तो कोई कुछ बताने को राजी नहीं है। पहले अफसर ने बैठा, उन्होंने अपनी कहानी बताई, उन्होंने अपने नीचे वाले अफसर को बताई, उससे नीचे वाले अफसर, सब कोई एक तरफा कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता उन अफसरों में से भी कि सामने से कोई जवाब आए और उसका हम जवाब दे सकें। जब जवाब नहीं मिला तो भागते हुए नजर आते हैं और इसलिए एसआईटी की थ्योरी पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े अफसर लग कर भी अगर एक केस को नहीं सुलझा पा रहे हैं तो उन अफसर की काबिलियत पर सवाल उठाना तो बनता है। और हम सवाल उठाएंगे, चुभने वाले सवाल उठाएंगे, क्योंकि डीजीपी के नाम बचाने के लिए, अपने बॉस को बचाने के लिए जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और सामने बैठ जाते हैं, आपके पास कोई ठोस सबूत क्यों नहीं है? जब वहां पे लोग आप बैठे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपके पास इतने सबूत होने चाहिए। आईजी लेवल के बड़े बड़े आईजी हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, एएसपी हैं, डीएसपी हैं, हुजूम लग चुका है अफसरों का। सरकारी पैसे से, सरकारी टैक्स की दिए हुए पैसे से आपको तो खुली छूट दी गई थी इस केस को संभालने की, सॉल्व करने की, लेकिन आपसे कुछ नहीं हो पाया। अब यहां पर जो खास तौर पर जो बातें हैं इस पूरे केस में, जो सांसद पप्पू यादव हैं उन्होंने भी अपने तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश की। जब जो परिवार वालों को लगा कि पुलिस तो उनकी बात नहीं सुन रही है, तो उन्होंने भी अपनी बहुत सारी कहानियां सांसद के जरिए लोगों तक पहुंचाई। मसलन के तौर पर उन्हें यह कहा कि जिस रोज 5 जनवरी 2026 को जब बेटिया अपने कमरे में थी, तो उस हॉस्टल की जो वार्डन है वो उनके कमरे में आती है, उनसे पूछताछ करती है, और यहां तक कि जब उस बिटिया को ले जाया जाता है तो अक्सर बच्चे अपने बेडशीट और कपड़ों को खुद ही धोते हैं। तो लड़की के परिवार का आरोप है कि हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां रहने वाली थी उनसे उनकी बेटिया के कमरों का बेडशीट और तमाम कपड़े धुलवाए गए। अब इस चीज के ऊपर जब पूछताछ करते हैं जो पप्पू यादव की उस हॉस्टल वार्डन से, तो पहले तो आनाकानी करती हैं, फिर कहती कि जरा पप्पू यादव जी जरा बता दीजिए कि आपको किसने बताया इसके बारे में। तो पप्पू यादव कहते हैं कि देखिए फर्स्ट फ्लोर पे कुछ लड़कियां रहती थी, उन्होंने आपका नाम तो जरूर लिया है। अब यहां पर धमकाने के लहजे से नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, वो इस तरीके से बात कर रही हैं जैसे कि मानो लड़कियों को जाकर वो टॉर्चर करने वाले होंगी, मारने वाली होंगी। और फिर जब कन्वर्सेशन खत्म होता है, हम पूरी वीडियो आपको सुनाएंगे, उसमें वो ये कहती हुई नजर आती है कि हमको उस दिन का कुछ याद नहीं आ रहा, उस दिन क्या हुआ था हमें याद नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। पूरा वीडियो सुनिए, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। हेलो। हेलो। हाँ नीतू जी, जी सर। पप्पू यादव एमपी बोल रहे हैं। जी। नीतू जी, पप्पू यादव एमपी बोल रहे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा नीतू जी, रिक्वेस्ट है। आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहन है, बिल्कुल। कल आपकी बेटी भी बड़ी होगी। एकदम सर, मेरी भी बेटी है बड़ी। नीतू जी, 5 तारीख के रात में 9 बजे के बाद आप बच्ची को से सबसे क्यों मिले? रात में 9 बजे क्यों गए थे? क्या सर? 5 तारीख के रात में हाँ। 9 बजे आप बच्ची लोगों से क्या मिले थे, क्यों मिले थे? कहाँ हम 9 बजे रात में मिले हैं 5 तारीख को? मेरे पूर्णिया कटिहार की 2 बच्ची फर्स्ट फ्लोर पर थी। वो बिल्कुल हमसे कल रात सारी डिटेल बात उन्होंने बताई। बच्ची को नाम बताइए, हम भी बात करेंगे बच्ची से। बच्ची को नाम बताइए। कटिहार की है, हम बोल चुके हैं कल। आप नाम आप बच्ची को बताइए ना सर। नीतू जी, मैं बोल चुका हूँ, वीडियो पर सुन लीजिए। मैं बोल चुका हूँ, बच्ची इस तरह तो दुनिया में नहीं जाने देंगे हम बच्ची को।
जो हुआ है उसको इतने सस्ते में तो नीतू जी हम नहीं जान। 5 तारीख के रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच आप बस इतने हमको सिर्फ बता दीजिए वहाँ थे या नहीं। हमको अपने बच्चे का नाम बताइए ना सर। हम जो तो वहाँ ऐसे भी कभी हम कभी जाते हैं। हाँ कभी बस वही। हाँ बस यही जानना, यही हम भी यही जानना चाहते हैं कि आप कभी जाते हैं तो 5 हाँ बहुत अच्छा। तो 5 तारीख के रात में 9 बजे आप किसको समझा रहे थे, कौन बच्ची को? हमको तो ध्यान में नहीं है कि हम 5 को गए हैं वहाँ। आप देख लीजिए, याद कर, हमको बच्ची को नाम बता दीजिए। आप याद कर लीजिए, हम वीडियो पर बोल चुके हैं, सुन लीजिए और आप याद कर लीजिए। हमको याद में नहीं है सर, आप हमको बच्ची के खाली नाम बताइए ना, हम बच्ची से बात कर लेंगे। नीतू जी आप हमको और लोग मत बूझ लीजिएगा, मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह कर रहा हूँ। आपसे नर्म निवेदन करके ही बात कर रहे हैं। मेरी बात बेटी है। नीतू जी, मेरी बात सिर्फ इतना हमको बताइए, 5 तारीख के रात में आप याद कर लीजिए 9 बजे से 10 बजे के बीच हॉस्टल में थे, तो आप किनको समझाने गए थे? बस इतना ही बात है और कोई बात नहीं है। हम लड़की है, लोग को हम मैटर में गए होंगे सर, कोई फोन की होगी, ठीक। लड़ाई झगड़ा या हल्ला की होगी ना। हाँ। ये तो मैटर में बच्चा को समझाने के बाबू ठीक से रहो, ढंग से खाओ पियो रहो, ठीक पढ़ाई है, करो बस। ठीक है, बस यही जानना चाहते थे, यही जानना। तो सुना आपने कि किस तरीके से एक हॉस्टल वार्डन एक सांसद को भी एक तरीके से कुछ नहीं समझनी है, उन्हें लग रहा है कि उनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अभी जो सारी बातें हैं, इन बातों को अगर बिहार पुलिस भी अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करती, क्योंकि हमने आपको नर्स का बयान सुनाया, हमने आपको हॉस्टल वार्डन के बारे में बता दिया, लेकिन क्या बिहार पुलिस इन सारे तरीकों से भी जांच पड़ताल कर रही थी? क्योंकि अगर हॉस्पिटल में अगर एक नर्स ये सारी बातें कह रही है और डॉक्टर कुछ अलग रिपोर्ट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है इस पूरे केस में। और फिर जो मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है जिसमें दावा कर दिया जाता है कि प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने झूठ बोला, एक मनगढ़ंत कहानी बताई, और जो एम्स और जो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो बिल्कुल सच्ची और एक ऑथेंटिकेट है। और कहां डीजीपी साहब तो सिर्फ इस केस से पल्ला झाड़ने में लगे हुए थे, और उन्हीं अफसर को एक खास तौर पर डीजीपी को बचाने के लिए अफसरों की फौज लगा दी जाती है कि मेरा नाम बचाओ, एक तरीके से दिखा दो कि बिहार पुलिस ने इस केस में रेप का, पॉक्सो एक्ट का तमाम तरीकों से इस केस को सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन हमने पहले दिन से इस केस को फॉलो जब किया तो हमें समझ में आ चुका था कि बिहार पुलिस मटिया मेट कर देगी, चाहे निचले स्तर के अफसर से लेकर तमाम डीजीपी तक। डीजीपी उस राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अफसर होता है, छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसर तक हर कोई इस केस में नहीं चाहता था कि इस केस को सुलझाया जाए, और कहीं ना कहीं इन्हीं नाकाबिलियों की वजह से इस पूरे केस को छीनकर बिहार पुलिस बड़े बड़े अफसरों को लगा दी थी, वहां से उनकी फाइल छीनकर सीबीआई के हाथ में दे दिया गया है। अब सीबीआई के ऊपर जिम्मेदारी है कि परिवार का भरोसा जीत कर उन्हें इंसाफ दिलवाए, जो कि थोड़ा सा हमें सीबीआई पर भी डाउट है, क्योंकि सीबीआई के हाथ में जो केस जाता है वो अक्सर सालों लग जाते हैं सॉल्व होने में, और या तो नहीं होते हैं और यूं ही मामला पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि जो असली जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिहार पुलिस के हाथ में थी, और बिहार पुलिस ने तो इसको पहले ही खराब कर दिया है। अब इस खराब केस में से कैसे सीबीआई इस केस को सुलझाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल के लिए हमें लगा कि जिस तरीके से बिहार पुलिस ने अपने खुद सामने आकर सफाई देने की कोशिश की है, तो हमें लगा कि इनकी चेहरे को भी डिकोड करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो चेहरे जो अपने आप को एक तरीके से पढ़ा लिखा आईपीएस मानते हैं कि कोई इन पर सवाल नहीं उठा सकता, तो हमें लगा कि उन्हें भी आईना दिखाने की जरूरत है, और इसलिए इस डिकोडिंग क्राइम में हमने बिहार पुलिस की हर एक गलतियों को उजागर करने का फैसला किया। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।